दोस्तों, आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। अमृता, अरे कहाँ हो तुम? मेरे रेड चीफ का जूता और शर्ट के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती? तुम जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे ऑफिस जाने में सुबह के 7:15 बजे हैं। संजय गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही वह आवाज दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची, रोटी सेकती अमृता ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर संजय के हाथ में थमाई और बिना एक पल थमके वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। सुबह के 5 बजे थे। अमृता का काम शुरू हो जाता। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता कराती। इतने में पति भी तैयार हो जाते तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। और यह सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी। अमृता किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफिन पैक कर सब कामों को चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी। फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति संजय दिन रात उसके काम में कमी निकालता रहता था। हालांकि वह अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक सुंदर भी थी। परंतु संजय अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने की बजाय उससे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके अमृता की आंखें भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी संजय के साथ शादी हो गई। अमृता एक बेहद चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था, परंतु थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वह भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु उसकी सास से अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे से बच्चों की माँ बन गई। परंतु परिवार बढ़ाने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। संजय की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी। बिल्कुल मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए अमृता ने अपने सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत से उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। अमृता की तनख्वाह संजय से ज्यादा थी, जिसे संजय के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और संजय को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटी तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु अमृता ने कभी अपना संयम नहीं खोया था, ना ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया था। पत्नी की सुंदरता और तारीफ सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वही अमृता के कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्यक्षेत्र में जल्दी सफलता का स्वाद चखा दिया। कुछ ही महीना में उसे नौकरी में भी तरक्की मिल गई। अब तो संजय के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बंद कर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज लपटों में लाल हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई ना छू ले कि लोग मुझे अमृता का पति कहकर बुलाने लगे। यह सोच संजय के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा,
जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियां निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, ना हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब संजय की आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन संजय के गुस्से भरी आवाज गूंजती थी। अमृता को किसी न किसी बहाने अपमानित करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह देखकर सहम जाते। वह अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखे और मासूमियत से पूछ बैठे, माँ पापा आप पर इतना चिल्लाते क्यों हैं? आप तो दिन भर का काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों होते रहते हैं? अमृता के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सी पीड़ा तैर जाती और बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। संजय ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। अमृता ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब संजय को इस बात का पता चला कि लोग अमृता के खाने की तारीफ करते, कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुग्ध था। किसी ने कहा, संजय सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी मिली है। तुम्हें हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर तो संजय जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसकी कानों में खौलते हुए तेल की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वह वहाँ खड़ा खड़ा पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलते जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उसने तो उस समय कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटाकर थकी हारी अमृता ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो संजय व्यंग भरी मुस्कान के साथ व्यंग कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा, ऐसा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफों के पुल बांध रहे थे। वह तो तुमसे नजरें हटा भी नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। अमृता कितनी सुंदर है, अमृता कितनी होशियार है, अमृता ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चों के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी विवाह का अवसर जो इतना सज धज कर आई थी? संजय की आवाज में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन अमृता बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर में बोली, संजय मैंने जो किया वो अपने बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर ले। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई, लेकिन संजय को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह बीतते गए। संजय कोई ना कोई बहाना बनाकर अमृता पर चिल्लाने लगता, लेकिन अमृता चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ संजय का अपनी पत्नी के प्रति शक दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो यह हालत हो गई थी, जब भी अमृता के फोन की घंटी बजती, संजय लपक कर उठा लेता। फोन किसी का भी हो, संजय के रहते फोन तो वही उठाएगा। फोन पर पूरी तहरीर करता, अमृता से क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो? ऑफिस में अमृता के क्लाइंट भी अमृता का मजाक उड़ाने लगे थे, या वह सब संजय को उसका जेलर कहते थे। जब भी नजरों में वह दया की सबकी नजरों में वह दया की पात्र बन चुकी थी। आज अमृता के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और अमृता को उनके समक्ष
प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी थी। सुबह सुबह रसोई में लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बना कर रख दिया है, आप गर्म करके सबको खिला देना। तो किरण जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आश्वस्त होकर अमृता तैयार होने चली गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चार चाँद लगा रहे थे, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही किरण जी उसकी बड़ाई करते हुए बोली, बहू आज बहुत प्यारी लग रही हो। बहू किसी की नजर ना लगे, देखना आज संजय भी तुम्हारा यह रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर अमृता के लाल और गुलाबी हो गई। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ बहू, खुश रहो और अपना ख्याल रखना। शाम के समय जब संजय घर पहुंचा तो चिल्लाते हुए बोला, अमृता कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा, माँ आप क्यों खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? संजय बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खाना खा लो। संजय का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, कैसा खाना है, बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना। ऐसा खाना कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से अमृता को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन अमृता की कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर संजय का पारा और चढ़ गया। उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि अमृता के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। अमृता ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू तुम कहाँ गई? खाना खाया कि नहीं? अमृता ने कहा, नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सबने बहुत तारीफ की। कहते हुए अमृता ने बच्चों के कमरे का दरवाजा खोल कर देखा। दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर आराम कीजिए, मन होगा तो मैं खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर अमृता अपने कमरे में आई तो क्रोध में उबलता संजय अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा, यह वक्त है घर आने का, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं तुम्हें फोन कर रहा था तो फोन क्यों नहीं उठाया? किसके साथ थी? अमृता ने कमरे की बत्ती जलाए तो संजय उसे घूरते हुए नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी अमृता। तभी अमृता बोली, आपको तो पता था कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में के मैं व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैं तो वहाँ पर खाना भी नहीं खाया, कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए। तभी संजय चिल्लाया, हाँ हाँ खूब जानता हूँ, मैं इतना सच संवर कर तुम गई थी, प्रेजेंटेशन किसी तरह देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफें सुनकर ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहीं नहीं बची होगी।
संजय की बात सुनते ही अमृता पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक ना पाई। यह किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म है या नहीं? आपको जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं बखूबी जानता हूँ। घर के कामकाज में तो कुछ करती नहीं और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और शहर से पार्टी पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ पूरा काम घर संभालती है और घर खर्चे में मैं देखता हूँ तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो ऑफिस में। अमृता का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसकी तनख्वाह को तो 6 महीने में ही खत्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपनी प्रेम की डोर से आपको खींच लूंगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। तभी संजय क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। यूं ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो अमृता ऊंची आवाज में बोली, नौकरी करूंगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करना पड़ेगा और बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी में छोड़ नहीं सकती। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने वाली? नौकरी घर बैठकर तुम्हें या मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली। संजय की इस बात पर अमृता ने भरी आंखें लिए कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूँ तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है। घर खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं थे, इसलिए नौकरी करनी शुरू की थी मैंने। लेकिन ऑफिस से लौटने में जरा भी देर हो जाती तो आप मुझे शक की निगाह से देखते, लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जुबान चलाने लगी है तेरी, आज तेरी अकल ठिकाने ना लगाया तो मेरा नाम संजय नहीं। कहते हुए संजय जैसे ही अमृता पर हाथ उठाने चला, उस समय उसकी माँ किरण जी अंदर आ गई। उन्होंने अमृता की ओर देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। गुस्से भरे लहजे में किरण जी बोली, संजय यह क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा? तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए? तुझे हर वक्त तू जिस पर चिढ़ता चिल्लाता रहता है, पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं। और फिर आज उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ को अमृता की तारीफ करते देखा संजय भड़क उठा, माँ आप हर बार इसे ही सही ठहराती हैं, आपको इसमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। किरण जी गुस्से में कांपने लगी। असलियत असलियत यह है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। असलियत यह है कि तू उसके हर काम में कमी निकालता है, उसकी तरफदारी करने की बजाय उसे जलील करता है, उसके चरित्र पर प्रश्न उठाता है। संजय अपनी माँ की यह बात सुनकर और भड़क गया। माँ आप बीच में मत पड़ो, हम दोनों के बीच का मामला है, आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता, यह सब नहीं देख सकती। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है, सख्त लहजे में किरण जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चल बहू, तेरे लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है, आज रात मेरे कमरे में सोएगी। संजय गुस्से में पागल हो चुका था।
हाँ, ले जाओ इसे, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। अमृता अपनी सास किरण जी के साथ उनके कमरे में चली गई। बहू तू मेरी बेटी जैसी है। मैं जानती हूँ संजय ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। रात भर अमृता सोचती रही, अगर संजय की लड़ाई झगड़ा और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसा कि उसके व्यवहार में अंतर आएगा। वह क्या फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। लड़ने वाले को तो बहाने की जरूरत नहीं होती। अगली सुबह हुई। संजय की आवाज़ सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए पूरे घर में गूंज रही थी। अमृता, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज अमृता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। संजय ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन अमृता वहाँ नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ तो बच्चे सो रहे थे। कमरे में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो सिर्फ उनके बिखरे हुए खिलौने की दिखाई दिए। फिर माँ के कमरे में झांकते हुए बोला, माँ, अमृता कहाँ है? किरण जी ने कहा आपने कमरे में होगी, या फिर सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लग गई होगी। नहीं माँ, मैं पूरा घर देख लिया, वह कहीं नहीं है। संजय की आवाज में गुस्सा तो था, परंतु उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। किरण जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर बोली, कहीं वह घर छोड़कर तो नहीं चली गई। उनके शब्दों ने संजय के भीतर हलचल मचा दी, पर उसने झट से अपने चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ जो चली गई। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से जी सकूंगा। परंतु मन ही मन संजय परेशान था। उसने अपने में सपने में नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो हमेशा की तरह अमृता को नीचा दिखाना चाहता था और अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था, परंतु वह ऐसा भी कदम उठा सकती है, उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर सोच सोच कर बेचैन हो रहा था कि अमृता आखिर गई कहाँ। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था नहीं। संजय की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वह तो इस बात से खुश है कि अमृता के बिना अब घर वीरान लगने लगा था। पहले जहाँ हर सुबह नाश्ते की महक और बच्चों की खिलखिलाहट सारे घर में गूंजा करती थी, अब वहाँ एक ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की मुस्कान कहीं दूर चली गई थी। किरण जी को सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता था। सुबह सुबह ही भाग दौड़ में हिम्मत जवाब देने लगती। इधर बच्चों की बस का समय हो जाता तो जल्दी जल्दी में वह दोनों बच्चों और संजय की टिफिन बना नहीं पाती। संजय जो अपने पहले अमृता की बनाई गर्मा गर्म पराठे में कमी निकालता था, अब वह चुपचाप खा लेता। कई बार भूखे ही ऑफिस चला जाता और कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेता। बच्चे भी अब उदास रहने लगे थे। वह अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछते, दादी मम्मी कहाँ चली गई? क्या वह हमें छोड़कर चली गई? क्या अब वह कभी नहीं आएगी? तो किरण जी उसे दिलासा देते हुए कहती, नहीं बेटा, मम्मी जल्द वापस आ जाएगी, वह कहीं काम से गई है। कहते कहते उनका मन भी भारी हो जाता। अमृता की अनुपस्थिति ने घर की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। किरण जी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज्यादा काम करने ही नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थी। हिम्मत होती तो कपड़े भी धो देती, नहीं तो कपड़े मैले ही पड़े रहते थे। संजय मजबूरी में वही मैले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा।
अमृता की कमाई घर न आने के कारण घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ऐसे में संजय ने मजबूर होकर अपने बॉस से एडवांस लेने की सोची। लेकिन जब वह बॉस के केबिन में पहुंचा तो उसके मैले कपड़ों को देखकर बॉस नाराज हो गया और गुस्से में कहा, मिस्टर संजय, आपने यह क्या हालत बना रखी है? अपनी यह ऑफिस है, गाय भैंसों का तबेला नहीं। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज़्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। और तो और आजकल आप काम में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आखिर कहाँ घूमते रहते हैं? आप ऊपर से एडवांस मांगने चले आए हैं। नौकरी करनी है तो ऑफिस के कायदे से आना पड़ेगा और सारा काम मन लगाकर करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने को तैयार खड़े हैं। बॉस की डांट फटकार सुनकर जब संजय घर लौटा तो सामने बच्चों का फूला हुआ चेहरा नजर आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? संजय ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर पूछा तो वह बोली, पापा, हर रोज हम दोनों को टीचर से डांट सुनने को मिलती है क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। टीचर तो समझाती हैं, वह भी समझ नहीं आता, बस हमेशा मम्मी की याद आती है। संजय अपनी बेटी की बात सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। वह बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। संजय का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा था। अब वह देर रात तक जागता और सोचने लगता कि अमृता कैसे उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। उसे एहसास हो रहा था कि अमृता के बिना सब अधूरा है। अब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी थी और आज घर में छाई खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायतों ने संजय को भीतर झकझोर दिया था। वह फपक कर रो पड़ा और बोला, यह मुसीबत मैंने खड़ी की है तो इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा। लेकिन समझ भी तो नहीं आता, आखिर अमृता कहाँ गई? अमृता अपनी सहेली मालती के घर है बेटा। किरण जी ने जैसे ही कहा तो संजय ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब? आपको मालूम था? हाँ बेटा, वह मुझसे बता कर गई थी। किरण जी ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। संजय पिछले 10 वर्षों से तुम्हारे व्यंग बाढ़ सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही, घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को नहीं सराहा, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में कमी निकाल फिर भी चुप रही। लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगे लांछन को वह सहन ना कर सकी। अपनी जहरीली बातों से तुमने उसका दिल इस कदर घायल कर दिया था कि वह भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उस रात कमरे में लेकर आई थी तो वह रात भर जागती रही। तुम्हें उसके आंसुओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ घुट घुट कर जिए। इसलिए जब उसने घर छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी दे दी ताकि वह सुकून से रह सके। और वह भी कहा कि अपने जीते जी मैं बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। माँ की यह बात सुनकर संजय के चेहरे पर पछतावे की लकीरें दिखने लगी। वह धीमी आवाज में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो किरण जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता बेटा? तो तुम तो उसे हर बार गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, यह बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसके बिना यह घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। संजय पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी थी। तभी दोनों बच्चे दौड़ कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआसी हो गए। बच्चों की बातें सुनकर संजय का दिल और ज्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों पर गिरकर माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े।
मैं मांगूंगा माफ़ी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि मैं कितनी बड़ी गलती की है। अमृता के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ अमृता को लेने। पापा हम भी साथ चलेंगे। दोनों बच्चे एक स्वर में चिल्लाए। संजय ने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और अमृता की सहेली मालती के घर की ओर निकल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। संजय की आंखों के सामने अमृता का चेहरा घूम रहा था। उधर अमृता अपनी सहेली मालती के साथ कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए अमृता बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसी अपने बच्चों की हंसी, उनके भोले भाले चेहरे, उनकी मासूम बातें बेहद याद आ रही थी। मालती जो इसे कई दिनों से इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप नहीं रह पाई। अमृता ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मालती, बच्चों से दूर रहकर मैं उन्हें भी तो सजा दे रही हूँ, अमृता ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मालती ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है। रुको मैं देखती हूँ। दरवाजा खुला और सामने खड़े संजय को देखकर मालती अवाक रह गई। उसके साथ दोनों बच्चे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। संजय ने कहा, मालती क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अमृता से बात करना चाहता हूँ। मालती ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। संजय के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर अमृता की आंखें खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए उसकी ओर दौड़े। अमृता ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज़्यादा तंग तो नहीं करती? रुआसी आवाज में अमृता ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती थी। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। प्लीज़ घर वापस चलो ना। बच्चों के मासूम चेहरे और उसकी रूठी हुई आवाज़ सुनकर अमृता का दिल भर आया। उसने दोनों के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि अमृता फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अमृता की नज़र संजय पर पड़ी, जो सामने खड़ा माँ और बच्चों को यहाँ मिलन देख रहा था। अमृता को हैरानी तो इस बात पर हुई कि संजय की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर संजय ने गहरी सांस लेकर कहा, अमृता, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे बस माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार और मेहनत की कदर नहीं की। मैं तुम्हें हर बार गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे लिए बिना सुना हो गया था। बच्चे तुम्हें याद करके रोते रहते हैं। माँ भी टूट चुकी है। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज वापस चलो। फिर अमृता ने कहा, संजय, माफी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो सकता। रिश्तों में भरोसा और सम्मान बेहद जरूरी होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा, अमृता, संजय ने कहा और फिर नजरें नीचे करते हुए बोला, हालांकि तुम्हारी जिंदगी के वह 10 साल जो तुमने घुट घुट कर गुजारे, वह मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। अमृता ने नजर उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उसकी आंखों में झांक रहे थे। अब उनसे दूर रहना उसके लिए भी संभव नहीं था।
उसने सिर हिलाकर हाँ में भर दी। संजय ने राहत की सांस ली। अमृता ने मुड़कर मालती की ओर देखा और उसे गले लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों बच्चों ने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी माँ के दोनों हाथों की उंगलियां थाम ली और अमृता अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आई। लेकिन अब उसे घर में घुटन और तनाव का नामो निशान नहीं था, बल्कि खुशियाँ उसका इंतजार कर रही थी। संजय सच में खुद को बदलने का हर संभव प्रयास किया, अमृता को प्यार और सम्मान दिया जिस पर एक पत्नी होने के नाते उसका हक बनता था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई थी। उस घर की हवा में वहाँ रहने वाले सदस्यों की परवाह हंसी गूंज रही थी। यह सब आज संभव जो हो पाया था, या उसमें इसमें उसकी सासू माँ किरण जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज वह सही नहीं होती तो संजय कभी ना सुधरता, क्योंकि कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो अपने बेटे में कमी को नज़रअंदाज कर देती हैं, बहू को ही दोषी मानती हैं। पर किरण जी ने ऐसा नहीं किया। सास हो तो किरण जैसी हो, जो सत्य का साथ दे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।